स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने दो टाइप के करंट देखे थे, एक था एसी एंड दूसरा डीसी। दोनों का ग्राफ बनाए थे हमने, है ना। दोनों का सोर्स लिखे थे। मतलब क्या होता है दोनों का आपने समझे थे कि डीसी में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना, और उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जबकि एसी में करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इवन डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने एक और टॉपिक देखा था इसके जस्ट पहले, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, उसका साइन पूरा फॉर्मूला दे रखे थे, F इक्वल्स टू VIL sin थीटा। ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे डोमेस्टिक सर्किट की कि कैसे घरों में कनेक्शन आएगा, तो उसका पूरा डायग्राम बनाया था अपन डोमेस्टिक सर्किट का। 3 वायर के बारे में बात की थी हमने। लाइव वायर जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है, एक था न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और एक था आपका अर्थ। ठीक है, सबके कलर कन्वेंशन थे पहचानने के लिए कि कौन सा वायर लाइव है, कौन सा वायर अर्थ है और कौन सा वायर न्यूट्रल है। हमने ये बात की थी कि करंट कैसे फ्लो करेगा। लाइव वायर से करंट फ्लो होके आपके डिवाइस में जाएगा और डिवाइस से वापस न्यूट्रल से वापस पाथ को कंप्लीट करेगा। लाइकवाइज हर डिवाइस पे करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। एक जो सर्किट हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि कैसे पोल से घर तक वायर्स आ रहे हैं, घर में एक वायर और उनके साथ मिल रहा है, दैट इज अर्थ वायर। फिर कैसे आपके घरों में घर के अंदर अलग अलग रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक रूम के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमने ये भी देखा था कि जितने भी डिवाइसेस हैं लाइक फैन, लाइट, बल्ब, है ना, इन सब में डायरेक्टली सिर्फ 2 ही वायर जा रहे थे, लाइव वायर और न्यूट्रल, है ना। और वहां पे एक स्विच लगा था। किस वायर में स्विच लगा हुआ था? लाइव वायर में, क्योंकि उसी में तो करंट एक्चुअली, राइट। और एक हमने देखा था कि जो स्विच बोर्ड्स में जो आ रहे हैं वो आपके 3 वायर्स आ रहे हैं। एक अर्थ पिन में जा रहा है, अर्थ के सॉकेट में जा रहा है, एक आपका लाइव में और एक में एक न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमने लास्ट देखा था। उस सर्किट के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। दरवाजा बंद करो। जो सर्किट बनाया था उसके बारे में लिखते हैं, नीचे लिखना। Some important features of the circuits are some important features of the circuit are some important features of the circuit are फर्स्ट लिखना, एक पोल फ्यूज था ना, पोल और आपके एनर्जी मीटर के बीच में, तो लिखना इसमें पोल फ्यूज इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। पोल फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। पोल फ्यूज इज कनेक्टेड टू द live wire before the electric meter before the electric meter before the electric meter for the safety of the 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 meter. So stop. Second point, the main fuse the main fuse the main fuse is connected to the live wire is connected to the live wire is connected to the live wire between the energy meter and the main switch. Between the energy meter and the main switch. Between the energy meter and the main switch. Next point. The main switch is provided. The main switch is provided. The main switch is provided to cut off the supply. To cut off. Oh, double F wala na. The main switch is provided to cut off the supply to the house
whenever required for whenever required for whenever required for whenever required hey, whenever required for repair works whenever required for repair works, the main switch is provided to cut off the supply to the house whenever required for repair works. इसका मतलब समझ है, बाहर एक मेन स्विच होगा, इसको बंद करने से घर की पूरे लाइट्स बंद हो जाएंगे, तो पूरा करंट ऑफ हो जाएगा, घर में कोई करंट नहीं आएगा, ताकि अगर आपको घर में कुछ रिपेयर वर्क करना है तो आप उसको बंद करके करोगे ना, आप लाइव वायर को टच नहीं कर सकते ना रिपेयर वर्क करते समय, तो इसलिए अपन सप्लाई बाहर से ही बंद कर देंगे, इसलिए मेन स्विच एक बाहर दिया रहता है घर के, जो सप्लाई को ऑफ कर देगा पूरे घर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, the different electrical appliances, the different electrical appliances, the different electrical appliances, the different electrical appliances are connected in parallel, are connected in parallel, are connected in parallel with a switch in the live wire, with a switch in the live wire, with a switch in the live wire, with a switch in the live wire for every parallel branch, for every parallel branch. ठीक है, और पैरेलल में क्यों लगाते हैं ये हमें पता है, ये अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सब एक लाइन और लिखना, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ अप्लायंसेस आल्सो इंश्योर्स, पैरेलल अगला पॉइंट, पैरेलल parallel arrangement of appliances also ensures parallel arrangement of appliances also ensures a voltage of 220 volt, a voltage of 220 volt across all appliances, across all appliances, across all appliances. ये सब अप्लायंस जितने भी चलते हैं इसी में ऑल नीड्स 220 वोल्ट, ठीक है। तो पैरेलल में लगाओगे तभी सबको 220 वोल्ट मिलेगा, सीरीज में लगाओ तो ये 220 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, समझ रहे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the electrical wiring in our house can be divided into two parts. The electrical wiring in our house can be divided into two parts, can be divided into two parts. The electrical wiring in our house can be divided into two parts. जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, आपने अग्री में कि कुछ डिवाइसेस को ज्यादा करंट की जरूरत होती है, 5 एम्पियर के अंदर उनका काम हो जाता है, कम करंट की जरूरत होती है, और कुछ डिवाइसेस को ज्यादा करंट की जरूरत होती है, तो उनके लिए 15 एम्पियर वाला लाइन होता है, ठीक है। तो क्या लिखे, इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट लिखना सर्किट विद अप्लायंसेस, सर्किट विद अप्लायंसेस, सर्किट विद अप्लायंसेस which uses a maximum of 5 ampere of current, circuit with appliances which uses a maximum of 5 ampere of current, 5 ampere of current. इसमें एग्जांपल्स लिखना, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, फैन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ठीक है,
So the copper wire used in this circuit is thin. The copper wire used in this circuit is thin. The copper wire used in this circuit is thin. ठीक है, क्योंकि ज्यादा करंट नहीं आ रहा है, तो अगर थिन वायर 15 एम्पियर करंट कैरी करेगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी का जो अपन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लिखे हैं ना, उसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट लिखना सर्किट विथ अप्लायंसेस, सर्किट विथ अप्लायंसेस, सर्किट विथ अप्लायंसेस, सर्किट विथ अप्लायंसेस which uses a current greater than 5 ampere, greater than 5 ampere, greater than 5 ampere, but less than 15 ampere, but less than 15 ampere, but less than 15 ampere. Example, AC, geyser, etc. The copper wire used in this circuit, the copper wire used in this circuit, the copper wire used in this circuit is thick, is thick, is thick. ठीक है, नेक्स्ट हैंड डालना, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया डोमेस्टिक। एक एसी डीसी हमने पढ़ लिया था, एसी डीसी का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, हेड डालना एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, AC can be converted into DC, AC can be converted into DC, AC can be converted into DC very easily, very easily, very easily by a device called, by a device called, बताइए क्या बोलते हैं डिवाइस को जिससे अपन एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, by a device called rectifier, 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 FIRER फायर, ठीक है, रेक्टिफायर। तो हमारे चार्जर्स में भी रेक्टिफायर लगे होते हैं ना, ये हमारा चार्जर जो है वो एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, बट जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इट नीड्स अ डीसी सप्लाई, तो वो जो चार्जर का जो अडाप्टर होता है बेसिकली इट हैज अ रेक्टिफायर। ठीक है, हाँ, ट्रांसफॉर्मर ही तो आपके पहले स्टेप डाउन करेगा ना वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट है, हमको इतना नहीं चाहिए, हमें तो 5 वोल्ट चाहिए, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत। ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, AC equipments are more durable, AC equipments are more durable, AC equipments are more durable as compared to DC equipments. AC equipments are more durable as compared to DC equipments. Next point. For electric power distribution, for electric power distribution, for electric power distribution, AC is preferred over DC. AC is preferred over DC as its voltage can be changed easily.
as its voltage can be changed easily. As its voltage can be changed easily. And last point लिखना, आपका वोल्टेज एसी का चेंज होता रहता है ना, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया था, the AC voltage keeps changing, बट डीसी का जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखना, एसी का एडवांटेज ओवर डीसी. AC can be reduced by AC can be reduced by AC can be reduced by AC can be reduced by, मतलब जैसे अपन डीसी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टर्स लगाते हैं ना, नहीं लगाते सर्किट में, उसका काम यही था ना, वो करंट को रेजिस्ट करता है ना. बट ये रेजिस्टेंस लगाने से कुछ वोल्टेज का लॉस भी होता है. कैसे? अगर आपने यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब वोल्टेज या करंट जब इससे पास होगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करके पढ़ा था ना अपन ने, इसको निकालने के लिए अपन V इक्वल्स टू IR करते थे. तो ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इस रेजिस्टेंस को पार करने में. करंट जो था उसको इस रेजिस्टेंस को पार करने में इतना वोल्टेज खर्च करना पड़ा है. समझ रहे? तो ये डीसी में होता है. एसी में हम लगाते हैं चोक कॉइल. पहले तो ट्यूबलाइट्स आती थी ना, उसमें ऐसा एक चोक कॉइल लगा रहता है बीच में, देखें कभी? आजकल तो ये वाली आ गई है ना, बट उसमें एक अलग से और डिवाइस लगा रहता था. तो उसमें क्या होता था, ट्यूबलाइट आप निकाल लेते थे और एक जो प्लेट लगी रहती है ना, उसमें बीच में छोटा सा डब्बा लगा रहता था, है ना, दैट इज कॉल्ड एज चोक कॉइल. वो चोक कॉइल एसी को कंट्रोल करता था विदाउट एक्चुअली कंज्यूमिंग एनी पावर. जैसे कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका पावर निकालने के लिए अपन फॉर्मूला पढ़े ना, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर, या V स्क्वायर बाय आर, या V इंटू आई. वो पावर ये कंज्यूम कर रहा है रेजिस्टर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. बट चोक कॉइल एसी को कम करेगा विदाउट एक्चुअली कंज्यूमिंग मच पावर. तो ये अपन लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ चोक कॉइल, by a choke coil, CHOKE COIL. AC can be reduced by a choke coil. कई बार ऐसी होता है कि बहुत ज्यादा करंट होता है तो वो चोक कॉइल जल जाता है और वहां से धुआं निकलती है ना, और आपका जो दीवार होगी वो काली पड़ जाएगी. समझ जाएंगे कि हाँ ये भाई ट्यूबलाइट या चोक कॉइल. ठीक है. हाँ, reduced by a choke coil with comparatively very small loss of energy, with comparatively very with comparatively very small loss of energy, with comparatively very small loss of energy, whereas reduction of DC, whereas reduction of DC, whereas reduction of DC by resistance involves high energy losses. High energy losses. High energy losses. ठीक है. एक डिसएडवांटेज भी लिखते हैं, नोट करके लिख लो, नोट में लिख लेते हैं डिसएडवांटेज एसी का. बहुत डेंजरस है, बस ये एक मेजर डिसएडवांटेज है एसी का. ठीक है, तो नोट करके पॉइंट लिखो. Disadvantage of AC, disadvantage of AC, disadvantage of AC is that, disadvantage of AC is that it gives a more serious shock than a DC. It gives a more serious shock than a DC, for the same voltage application. For the same voltage application. For the same voltage application. Okay. So this is because
of high frequency of AC. This is because of high frequency of AC. High frequency of AC. Frequency समझते हैं ना? Number of cycles per second. इसको frequency बोलते हैं. Frequency नहीं समझते हैं. अपन पढ़ते हैं ना लाइट में भी तो थोड़ा frequency पढ़े ना कि लाइट की frequency होती है. Basically ये वेव है जो बार बार रिपीट कर रही है ना. ये यहाँ से यहाँ तक गई, ये एक साइकिल हुआ, ये दूसरा साइकिल, लाइकवाइज ऐसा तीसरा साइकिल चलता रहेगा. एक सेकेंड में ऐसा साइकिल कितने बार होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो इंडिया में जो है वो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो होता है 50 हर्ट्ज. यानी कि एक सेकेंड में इस टाइप की साइकिल 50 बार. मतलब एक ही बार में, एक ही साइकिल में करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रहा है ना, तो एक सेकेंड में करंट का डायरेक्शन 100 बार चेंज हो. समझ रहे? अगर एक सेकेंड में 50 साइकिल्स हो रहे हैं, हर साइकिल में 2 बार करंट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना, तो ऐसा आपके एक सेकेंड में 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है. तो इसी के कारण आपका जो एसी है वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाता है. ठीक है, तो लिखना इसमें नीचे. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज, इन इंडिया the frequency of AC is 50 hertz at 220 volt. 50 hertz at 220 volt. This means that, इसका मतलब क्या हुआ? करंट अपना डायरेक्शन 100 बार एक सेकंड में चेंज कर रहा है. क्या नींद आ रही है? हाँ. This means that the direction of current changes. The direction of current changes. Direction of current changes 100 times in a second. 100 times in a second. ठीक है, तो ये है पूरा चैप्टर. ठीक है, इसमें क्वेश्चन एसी और डीसी का कंपैरिजन आएगा तो वो भी लिख सकते हैं टेबल बना के. हमारे पास डेफिनेशन है, हमारे पास दोनों के ग्राफ हैं, दोनों के सोर्स के नाम हैं. फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है. डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0. ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, साइकिल इसकी कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है. यहाँ पे क्या है, एक साइकिल हमें दिख रही है पूरी, फिर ये साइकिल चलती जा रही है. क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0. ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं. देखो इंडेक्स क्वेश्चन, जल्दी. पहला क्वेश्चन कौन सा पेज में है? 224. वो डायग्राम बनाने बोला तो बनाए हो. 230 पेज में डायग्राम था ना, फिगर क्या? हाँ यही वाला बोला पूरा बनाने में जगह तो पूरा वो बना लेना ना. वो एक्सपेरिमेंट आता है कई बार. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे? 224. ओके, क्या है क्वेश्चन? Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? क्योंकि उसकी निडल खुद एक मैग्नेट से ही बनी हुई है. ठीक है, देखो इसका आंसर फटाफट. The compass needle is itself a small magnet. पेज नंबर तो लिखो, पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर. The compass needle is itself a small magnet. Compass needle is itself a small magnet. Therefore, when it is brought near a bar magnet, therefore, when it is brought near a bar magnet, it gets deflected. It gets deflected. It gets deflected. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. Draw magnetic lines, field lines around a bar magnet. वही है. अगले पेज में पेज नंबर, हाँ
228 पेज नंबर 228 क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये तो अपन बनाए हैं ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और कैसा होगा, क्लोज कर्व बनाएंगी एंड दोस लाइंस आर इमेजिनरी। अपन 4-5 उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखे हैं, ये हो जाएगा पक्का। आगे बढ़ो, चलो उसके बाद वाला भी हो जाएगा। देखो लिस्ट द प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। सेकेंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। फिर दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बताने के लिए आप उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और इट इज क्राउडेड नियर द पोल्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एंड दे आर spread far apart where the magnetic field strength is less. They do not intersect each other. ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हमने लिखा है। ठीक है, तो ये भी छोड़ रहा हूं ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, ये भी कहे ना। ये देखो इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी, देखो लिस्ट लिखा है ना, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज एक एक लाइन में समझानी है। वहां आपको हर चीज का डायग्राम या वो नहीं बना, जैसे हमने पूरा बनाया डायग्राम, राइट। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है। मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है। यू जस्ट हैव टू राइट द प्रॉपर्टी। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है प्रॉपर्टी, जैसे आपने बस लिखना है कि टू लाइंस ऑफ फोर्सेस या टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बस इतना लिख के छोड़ देना। अगर लिस्ट बोला है तो समझ रहे, उसको समझाने नहीं बैठना है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट। अब वो डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो पांचों पॉइंट के बारे में थोड़ा लिख दिए। और अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम लिख के छोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है अलग से कि व्हाई द टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका आंसर मैंने लिखा इसलिए छोड़ दो उसको भी पक्का। नेक्स्ट पेज नंबर 229, कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर। यही है क्या? रीड करो पूरा क्वेश्चन। कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of a table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply right hand rule. ये वो था ना आपका सेकेंड केस। केस नंबर 1 क्या था? फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। अरे राइट हैंड थंब रूल कहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा है। ठीक है, हाँ राइट हैंड थंब रूल से अपन ने स्ट्रेट वायर को ऐसे पकड़ा था ना, पर वो अलग था ना। उसमें अपन करंट के लिए थंब दिखाते थे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर्ल ऑफ फिंगर्स, राइट। बट अब वायर कैसा है? सर्कुलर लूप। ये टेबल है, इस टेबल पे एक सर्कुलर रूप पे वायर पड़ा हुआ है, राइट। और उस पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो अब अपन क्या करेंगे, ऐसा मान लो ये टेबल है, इसमें एक सर्कुलर वायर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो? करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट। ऐसी चलती क्लॉक 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो मतलब अपन अपना राइट हैंड को कैसे रखेंगे? ऐसे। तभी तो करंट का डायरेक्शन मैच कर पाएंगे ना। समझ रहे हैं ना? सर्कुलर वायर में उल्टा हो जाता है ना, पूछा था ना श्रेयांश, है ना, कि हैंड वही यूज करना है, कर्ल और थंब भी यूज वही करेंगे, बस अब दोनों का जो चीज बता रहे थे वो चेंज हो जाएगा। वहां पे थंब करंट बता रहा था, अब यहाँ पे थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और कर्ल वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था, कर्ल यहाँ पे करंट बताएगा। तो करंट ऐसा है तो अपन हाथ को ऐसा रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है वहां से? समझ लें? ओके, तो क्या बोला है? अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो इनसाइड द लूप ऊपर से नीचे जा रहा है ना, और आउटसाइड द लूप नीचे से ऊपर। ये लूप है ना, वो वायर का लूप है। अंदर कैसा करंट है, मतलब अंदर फील्ड कैसी है? डाउनवर्ड। और बाहर कैसी है? अपवर्ड। ठीक है, उसको लिखो आंसर। इनसाइड द लूप, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लेना। बीच के 2-3 क्वेश्चन छुड़वा दिए मैंने क्योंकि अपन लिखे हैं कॉपी में। ठीक है, हाँ। इनसाइड द लूप
inside the loop the magnetic field is from top to bottom. सही है ना, top to bottom. Inside the loop the magnetic field is from top to bottom. And outside the loop the magnetic field is from bottom to top. And outside the loop the magnetic field is from bottom to top. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. कैसे concentric circle होगा? Uniform फिर क्या अपन क्या बनाते हैं? Parallel lines which are equidistant from each other. उसको अपन uniform magnetic field बोलते हैं. ठीक है? देखो इसका आंसर लिखो पहले. A magnetic field is said to be uniform. A magnetic field is said to be uniform. A magnetic field is said to be uniform if the magnitude and direction do not change. अभी तो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं ना, सेम. If the magnitude and the direction, if the magnitude and the direction do not change. और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप लाइंस को ऐसा बना दोगे तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा ना. यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि स्पेसिंग कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखने के लिए दो लाइंस के बीच का स्पेसिंग थ्रू आउट सेम होना चाहिए. समझ रहे हैं? डिफरेंट लाइन. फॉर मैग्नीट्यूड टू रिमेन कांस्टेंट, फॉर मैग्नीट्यूड टू रिमेन कांस्टेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, जो मैंने बनाया अभी ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर मैग्नीट्यूड टू रिमेन कांस्टेंट, फॉर मैग्नीट्यूड टू रिमेन कांस्टेंट the spacing between the lines should be equal. For magnitude to remain constant, the spacing between the lines should be equal. First up, for direction to be same, 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 the lines should be parallel. The lines should be parallel. The lines should be parallel. Therefore, a uniform magnetic field can be represented as, therefore a uniform magnetic field, therefore a uniform magnetic field can be represented as parallel lines equidistant from each other. Uniform magnetic field can be represented as के बाद ये बना दो. दो नंबर का यहाँ क्वेश्चन याद था और तब नहीं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ो पेज नंबर ओके 230. पेज 230 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या क्या है? The magnetic field inside a long solenoid carrying current, inside the long solenoid carrying current is zero. Decreases as we move towards its end. Increases as we move towards its end. Is the same at all points. ये होगा ना, इनसाइड पूछ रहा है. ये वाला केस है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का तो केस है. ये ऐसा है ना आपका सोलनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बाहर मैग्नेट की तरह. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है.
तो बाहर की तरफ वो भले एक दूसरे से दूर है, बट अंदर जो लाइंस बन रही है ना वो सब एक दूसरे से पैरेलल है और सबका डायरेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म है एक्चुअली। ठीक है, इनसाइड द बार मैग्नेट भी फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस है क्या, रीड करो। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. मास तो चेंज नहीं होगी ना, मास तो जितना उतना ही रहेगा, क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसको क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो वेलोसिटी और मोमेंटम, वेलोसिटी एंड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो सी और डी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अगला, ये कैसा होगा, हाँ पढ़ो नेक्स्ट। रेफर आर्टिकल 5.9, ये 5.9 आर्टिकल वही है, चार्ज कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही है क्या? क्वेश्चन क्या है देखो। In activity 13.7, how do we think the displacement of rod AB will be if current in rod AB is increased? Second, a strong shoot magnet is used, and third, a length of rod weakly reduced. इसका एक्टिविटी का नंबर क्या है? वही है ना, वही वाला है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक बार अच्छे से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या चेंज करने बोल रहा है, वो एक्टिविटी समझ में आ रही ना, हम क्या कर रहे थे उसमें। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो कंडक्टर मूव होगा, बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, राइट। अब वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, उस कंडक्टर में करंट बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, उस कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स, समझ रहे? तो देखो पहला पूछा है आपसे, हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, यानी कि फोर्स ना, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा रॉड डिस्प्लेस होगी, आया ना। आप जितना ज्यादा रॉड पे फोर्स लगाओगे रॉड का डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा, मतलब अपनी जगह से मूव होगी। तो हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड PQ विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड PQ इज इंक्रीज? तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो देखो फर्स्ट का आंसर, अच्छा पहले ये तो लिख लो, BIL होता है, नीचे लिखना। We know that force on a current carrying conductor, we know that force on a current carrying conductor, we know that force on a current carrying conductor in a magnetic field is given by, in a magnetic field is given by, in a magnetic field is given by F is equals to BIL sin theta, F is equals to BIL sin theta। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट लिखना, फर्स्ट पार्ट में करंट बढ़ा रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट, if I is increased, if I is increased, force on the rod will increase, if I is increased, force on the rod will increase, and therefore its deflection will also increase।
and therefore its deflection will also increase. तीनों के लिए सेम लाइन लिखना है वापस, बाकी दो जो बच गए ना, क्योंकि अपन बी भी बढ़ा रहे हैं ना. क्या लिखा अपन ने? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि a stronger horseshoe magnet is used. तो मतलब बी बढ़ गया. तो अगेन if B is increased, force will increase and displacement will increase, deflection will increase. ठीक है, बाकी दो पॉइंट के भी सेम होगा, लेंथ में भी सेम होगा. ठीक है, देखिए बड़ा तो if B is increased, force on the rod will increase and the deflection of rod will also increase. Same चीज लेंथ के साथ भी करना है. If L increases, force on the rod increases. ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. पढ़े, कौन सा रूल लगाएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना. अब क्या क्या बोला है आपको कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, उनको भेजा गया था वेस्ट की तरफ, बट वो डिफ्लेक्ट होकर नॉर्थ चले गए क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस प्लेस को डिफ्लेक्ट किया. इट हैज अप्लाइड सम फोर्स ऑन दैट पार्टिकल. तो फोर्स का डायरेक्शन हमें समझ में आया कि नॉर्थ की तरफ है, तभी तो वो पार्टिकल नॉर्थ की तरफ चला गया ना. तो यहाँ फोर्स दिया है, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन भी पता है कहाँ है, हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. समझ रहे हैं रूल है ना. तो रूल यही यूज होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो चल मान लेते हैं आप लोग के साथ मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझ में आए. तो क्या बोल रहे हैं अपन, ये मान लेते हैं यहाँ क्या आता है? कलकत्ता ना. ये मुंबई है, ये दिल्ली है, केरल. ठीक है, मतलब ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, तो चार्ज क्या, अरे वो मेन डायरेक्शन छोड़ दो, वो छोड़ दो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, कंपास से नहीं देख रहा हूँ. अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ. ठीक है, तो वैसे ही मैं. ठीक है, तो वेस्ट क्या है अपना, ये ना, यहाँ ना मुंबई. ठीक है, तो इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल वो यहाँ से यहाँ आ रहा था, टुवर्ड्स वेस्ट बोला है ना. तो चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन इधर है, राइट. तो अभी इसको नहीं प्रोजेक्ट कर सकते ना, क्योंकि ये तो निकालना है हमें. ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये फोर्स है, फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ, आपका पार्टिकल जा रहा था वेस्ट की तरफ, आया ना. क्या बोलते हैं, ये है पार्टिकल का डायरेक्शन, वेस्ट है. अरे हाँ है ना, क्या इसमें क्या बात है? तुमको करने कौन, किसी को बोला चलो करने के, कर सकते हो. हाथ दुख तो रख दो नीचे, इतना नाजुक हाथ है. हाँ राइट, वेस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी तो वो नॉर्थ जा रहा है, राइट है ना. तब उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? ईस्ट बोल सकते हैं. ईस्ट कैसे बोलेंगे, ईस्ट तो ये था ना, ईस्ट से तो वेस्ट जा रहा था ना. तो डायरेक्शन नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ आपको बताना है कैसा है, मतलब
अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उस टाइप का डायरेक्शन बताना है। हाँ, ये नॉर्थ हो गया ना। इसके लिए फील्ड ईस्ट का अपन ये बोल दिया ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब आपका अगर डायरेक्शन ऐसा है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तब तो ये नॉर्थ में जा रहा है, तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। आप इनवर्ड या आउटवर्ड इस टाइप का बोल सकते हो, या अपवर्ड डाउनवर्ड बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन दिए हैं क्या? क्या क्या है? साउथ टुवर्ड ईस्ट, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। एक्चुअली ऐसा होगा, देखना है ना, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, हाँ, तो वही तो, मतलब इसी प्लेन में करेंगे ना अपन डायरेक्शन। ऐसा नहीं कर सकते कि ईस्ट वेस्ट यहाँ कर दिया, नॉर्थ साउथ, ऐसा यही होगा ना सब चीज। तो आपके साइड नॉर्थ है, पीछे साउथ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और आपका पार्टिकल वेस्ट की तरफ था, अब वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब आपके साइड, अपवर्ड। क्लियर है? फील्ड कैसी है? अपवर्ड, ठीक है। चलो इसको लिखो नीचे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, मतलब आप जहां खड़े हो ना, उसी के मतलब उसी प्लेन में डायरेक्शन देना, ठीक है, ऊपर नीचे मत लेना, समझ रहे? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाँ, according to Fleming's left hand rule, the direction of magnetic field is upwards। सबको समझ में आया कि एक बार फिर से बता दूं? जैसे अभी खड़े थे वैसे ही ना, तो ये नॉर्थ है, पीछे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा, ये नॉर्थ है ना, ओरिजिनली पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा था, बट उसको फोर्स लगा जिससे वो नॉर्थ की तरफ हो गया। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नॉर्थ की तरफ। पार्टिकल जा कहाँ रहा था? वेस्ट की तरफ। तो अब देखो फील्ड कहाँ पे? ऊपर की तरफ। समझ रहे? ठीक, तो डायरेक्शन समझ जाना। अगर आप ऐसे बैठे भी हो ना, एग्जाम में पेपर लिखने बैठे हो ना, तो जहां जैसे बैठे हो उसको सामने वाले को नॉर्थ मान लेना, पीछे वाले को साउथ मान लेना, जो राइट में बैठा होगा उसको ईस्ट मान लेना, और जो लेफ्ट में होगा उसको वेस्ट मान लेना, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख चुके हैं अपन। देखो लिखते समय फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने लिखवाया है। सिर्फ आपको तीनों चीजें बताना नहीं है कि थंब ये बताता है, फोर फिंगर ये बताता, हमें सिर्फ तीनों फिंगर्स के बारे में बताना नहीं कि तीनों फिंगर क्या क्या बता रही है, उसका पूरा स्टेटमेंट बताना है हमें कि जब आप तीनों को स्ट्रेच करेंगे जस्ट लाइक कि तीनों एक दूसरे से राइट एंगल के हैं, उसके बाद आपको अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, देन अपने हाथ को घुमा के चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में अपनी सेंटर फिंगर को प्रोजेक्ट करना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, ठीक है। एट दैट टाइम थंब जहां पॉइंट कर रहा होगा वो है आपका फोर्थ फिंगर, देन वर्ड आना चाहिए, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो तीनों फिंगर्स के बारे में लिखना नहीं है कि ये बताता है, ये बताएगा, ऐसा नहीं। उसको पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है कि हमें अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, ठीक है। देन ओरिएंट योर हैंड सच दैट सेंट्रल फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट,
In that case हम point towards the direction of, ठीक है। चलो अगला, बाकी तो मोटर का है ना, वो छोड़ देना क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेम सम सोर्सेस ऑफ डीसी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? तो बाकी सब ओमिट है ना। जनरेटर का तो प्रिंसिपल ही नहीं पढ़े ना अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे। और एक और रूल होता है फ्लेमिंग लाइटनिंग रूल। पूरा पार्ट हट गया। सीधा फिर एसीडीसी में आना है अपन को। एक जगह क्वेश्चन होगा, देखना नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, मिला? बाकी बीच के सारे क्वेश्चन हट जाएंगे। हाँ, इसका सोर्स क्या क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, डीसी जनरेटर। लिखे अपन, जहाँ डीसी अपन ने कल डिफाइन किया था डीसी, वहां लिखे कि सोर्सेस क्या होते हैं डीसी के? सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर। ठीक है, एसी का एक ही सोर्स है, एसी जनरेटर। सेल या बैटरी से आप, डीसी का डीसी जनरेटर होता है, सेल होता है, बैटरी, और एसी सिर्फ एसी जनरेटर से मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इन्वर्टर्स भी होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं ना, जैसे जनरेटर होता है वैसा इन्वर्टर होता है। रेक्टिफायर क्या कर रहा था? एसी को डीसी में कर रहा था, राइट? और इन्वर्टर उल्टा करता है, डीसी को एसी। आप इन्वर्टर को दिन भर चार्ज करते हो डीसी से, जब लाइट गोल होती है तो उस इन्वर्टर को यूज करके अपन कुछ डिवाइसेस चला सकते हैं। मतलब उनको तो एसी चाहिए रहता है ना, अल्टीमेटली और डीसी इज कन्वर्टेड इनटू एसी। ठीक है, दो इन्वर्टर्स है। रेक्टिफायर क्या है? एसी टू डीसी। ओके, उसी के जैसे अगला क्वेश्चन है, विच सोर्सेस प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट? एसी जनरेटर। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट name two safety devices used in electric circuit and appliances। देखा? हाँ? वो नहीं है, स्टेज में नहीं करता, अगले पेज में देखो। Name two safety devices used in electric circuit and appliances। Use wire and earthing। Use wire and earthing। ठीक है, use wire and earthing। Use wire and earthing। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग, क्या देखे थे इसमें अपन? फ्यूज कुछ पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? 5 एम्पियर का करंट रेटिंग है इसका, आपके सर्किट का। पहले देखो ओवन को कितना करंट चाहिए, ओवन को कितना करंट चाहिए, निकालने के क्या करेंगे अपन? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, आई निकल जाएगा, P इज इक्वल्स टू V इनटू आई। निकालो आई, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, निकालो। P इज इक्वल्स टू V इनटू आई, तो I इज इक्वल्स टू P बाय V, 2000 अपॉन 220। देखो कितना आएगा भाई, 9 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, मतलब एक्सेस करंट जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसी को अपन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। एक्सेस जा रहा है ना, मतलब ओवर उस वायर से एक्सेस करंट ले रहा है, जबकि उस वायर की लिमिट क्या है, 5 एम्पीयर। ठीक है, देखो उसके नीचे, सिंस द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन, since the current drawn by the electric oven, since the current drawn by electric oven is greater than the current rating, comma, the fuse will blow, current rating, comma, the fuse will blow। और अगर फ्यूज नहीं लगा होगा या काम नहीं कर रहा होगा तो अल्टीमेटली वो वायर जल जाएगी। उसका मतलब ये था, if fuse is not working properly, if fuse is not working properly, if the fuse is not working properly, comma, the connecting wires will melt, the connecting wire will melt because of heating effect of current। Next question पढ़ो। What precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? Domestic electric circuit में overloading का मतलब क्या होगा कि अगर आप एक साथ हेवी करंट वाले डिवाइसेस चालू कर दिए, मतलब एसी भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, ठीक है, और 2-4 डिवाइसेस और चालू कर दिए, 2-3 एसी चालू कर दिए घर में, तो हर डिवाइस अपने हिसाब से करंट खींचेगा, क्योंकि सबको उतनी जरूरत है करंट की। तो अब अल्टीमेटली उस वायर में करंट का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेटिंग से ज्यादा चला जाएगा, तो उसी को अपन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर फ्यूज, वही जो अभी जैसे हुआ, फ्यूज अगर होगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा ना, बट वो आजकल एमसीबी गिर जाता है। ठीक है, अब आजकल अपन फ्यूज लगा के एमसीबी लगा रहे तो एमसीबी गिर जाएगा, बिकॉज उतना हैवी करंट उस एमसीबी से पास नहीं हो पाएगा, तो एमसीबी गिर जाएगा, राइट। ओके, तो चलो उस पर क्वेश्चन का आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में खत्म करके ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। चलिए, थैंक यू। नहीं, वो हेरिडिटी